Hello everyone, I welcome you again in your beautiful channel that is Chemistry Guru Cool. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था? हमने समझा था कि बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है और किस तरीके से डिफरेंस होता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में और एक कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। अब इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि किस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है, उसमें कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन कौन से वैरायटी होते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाने के लिए और उसके अंदर के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। आज का लेक्चर हमारा डेडिकेटली इसी चीज के तरफ होगा और फिर धीरे धीरे हम समझेंगे कि कैसे उसके अंदर एक टर्म यूज में आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो हम कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए, क्या कहानी है, किस तरीके से लीगेंड, न्यूक्लियोफाइल और जो बेस है वो एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग अलग पैरामीटर में डिफाइन किया हुआ है। इन्हीं सब चीज के बारे में आज हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमको ध्यान रखना है वो क्या याद रखना है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस between a nucleophile, a base and a ligand। क्योंकि लास्ट टाइम हम जब पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के डेफिनेशन को तो हमने कहा था, क्या कहा था कि हमारे पास यहां पर एक कंपाउंड के अंदर कैसे बॉन्ड बनता है। एक हमारे पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप जो कि हमारा M से डिनोटेड है, और दूसरा एक N करके ग्रुप होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता हुआ नजर आना चाहिए। इसको हमने कह दिया था कि ये जो बॉन्डिंग बनेगी सिग्मा बॉन्डिंग, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कहानी आती है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बन गया, ये जो हमारे पास लिगेंड है मैंने इसको कहा कि भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर है। ठीक है ये बात, इलेक्ट्रॉन डोनर। अब इलेक्ट्रॉन डोनर तो बेस भी होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर तो न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल और बेस ना कह के हमने इसको लिगेंड क्यों कह दिया? हमारा जो पैरामीटर है वो इसी चीज पे है कि हम कैसे समझे कि कब कोई चीज लिगेंड कहलाएगी, कब कोई चीज बेस कहलाएगी और कब किसको हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। इन्हीं सब पैरामीटर पे पहले हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, तो क्या डिफरेंस है एक न्यूक्लियोफाइल में, एक बेस में और एक लिगेंड में? ध्यान रखिएगा इनको टारगेट बेस पे ही, टारगेट के बेसिस पे ही हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहली चीज आ जाती है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ध्यान रखिएगा न्यूक्लियोफाइल जितनी भी चीजें हैं, जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो बेसिकली क्या है, एक स्पीशीज है, एक स्पीशीज है जिसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है और वो एक लुईस बेस की तरह काम करते हैं। लुईस बेस, लुईस बेस का मतलब क्या है? लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो उनको हम क्या कहते हैं? लुईस बेस कहते हैं। अच्छी बात है ये। जबकि हमने लिगेंड के लिए भी क्या वर्ड यूज किया था? ये भी हमने कहा था कि ये भी लुईस बेस है। क्यों? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। तो क्या फर्क है न्यूक्लियोफाइल और लिगेंड में? ध्यान रखिएगा ये टारगेट बेसिस पे ही डिपेंड करता है कि क्या ये न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा या फिर लिगेंड कहलाएगा। जब हम न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं तो इन सब को हमेशा हम जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज करते हैं। किसके अंदर यूज करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है कि इसका जो टारगेट एरिया होगा वो किससे रिलेटेड होगा? कार्बन से। इसका जो टारगेट एरिया है, ये मतलब लोन पेयर जो डोनेट करेगा अपना, वो स्पेसिफाई किया हुआ है वो किसको डोनेट करेगा? कार्बन को। अगर ये कार्बन तक सीमित है, अगर ये कार्बन तक सीमित है, कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तक सीमित है,
तब तो हम इस स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसी को, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर में आएगा, उसको हम क्या कह देंगे? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग, और आपको पता है न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब खुद के ऊपर कौन सा चार्ज रखा होगा इसने? इसने रखा होगा नेगेटिव चार्ज। खुद के ऊपर क्या रखा होगा? नेगेटिव चार्ज। जनरली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए डिफाइंड होता है। अच्छा, उसके बाद और क्या चीज ध्यान रखने वाली बात है न्यूक्लियोफाइल के लिए, कि जनरली न्यूक्लियोफाइल जो है वो किससे रिलेटेड है हमारे पास? रेट से रिलेटेड है, स्पीड से रिलेटेड है। मतलब रिएक्शन का रेट कैसे फास्ट हो गया, रिएक्शन का स्पीड कैसा है, स्लो है, फास्ट है, एवरेज है, ये सब के सब हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड करता है। तो ज्यादातर अगर हम वेरिएशन देखने वाला है मैकेनिज्म के अंदर ऑर्गेनिक में, तो वहां पर हम किसको देखते हैं? न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस में। तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज कंप्लीटली स्टेबल्ड, या फिर कह सकते हैं उसका जो रेंज है वो किस पे है? कार्बन पे डिफाइंड है। अब अगर हम बेस की बात कर लेते हैं, बेस के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका जो टारगेट एरिया होता है, टारगेट एरिया इज प्रोटॉन। मतलब क्या है? इसका टारगेट एरिया क्या है? प्रोटॉन है। मतलब जो प्रोटॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा है, मतलब जैसे कि ज्यादातर वो ग्रुप हो जो कि H+ आयंस देता हुआ नजर आए आपको। कैसा नजर आए? H+ आयंस देता हुआ नजर आए। तो इसका जो टारगेट एरिया वो क्या है? H+ आयंस या फिर प्रोटॉन, ताकि ये इसको मिल करके क्या कर दे? न्यूट्रलाइज कर दे। क्या कर दे? न्यूट्रलाइज कर दे। न्यूट्रलाइज करने का काम हमारा बेस का होगा। किसका होगा? बेस का होगा। यहां पर रेट से रिलेटेड कुछ नहीं है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल में रेट इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? रेट। इसमें रेट से कोई लेना देना नहीं है, यहां पर मतलब है न्यूट्रलाइज करने से। फिर उसके बाद लीगेंड क्या हो जाता है? फिर ध्यान रखिएगा, हमने यहां पर क्या वर्ड यूज किया है? मेटल। यहां पर क्या है? मेटल है। मेटल क्या होंगे हमारे पास? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यहां पर ये लोन पेयर डोनेट करते हुए नजर आएंगे, लोन पेयर डोनर की तरह काम करेंगे, लोन पेयर डोनर की तरह काम करेंगे। और इसका टारगेट एरिया कार्बन तक ही नहीं है, कार्बन के अलावा भी है। यहां पर ये मेटल है। तो अगर ऐसा स्पीसीज जो कि लोन पेयर डोनेट कर सके, मतलब ये भी लुईस बेस है। कहने को ये भी लुईस बेस ही है, लेकिन इसका जो टारगेट सेंटर है वो अदर देन कार्बन भी है। ध्यान रखिएगा, अदर देन कार्बन आ गया, तब हम इसको स्पेसिफाई कर देंगे कि ये लीगेंड है। कार्बन तक है, न्यूक्लियोफाइल नाम दे दिया। बेस अगर बात करें, टारगेट न्यूट्रलाइज करना हो, प्रोटॉन की तरफ इफेक्शन हुआ, तो हमने इसको नाम दे दिया बेस। ये फर्क है इन तीनों के बीच में, न्यूक्लियोफाइल, बेस एंड लीगेंड के बीच में। क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है? आ चुकी है तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला टॉपिक के बारे में। ये तो बात हो गई क्या कि क्या डिफरेंस होता है न्यूक्लियोफाइल में, क्या है हमारे पास लीगेंड, और क्या है हमारे पास बेस, और इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और कब और कहां इसका टारगेट एरिया रहेगा। ये चीज हमने जानने की कोशिश करी। अब जानते हैं क्या कि भाई साहब, हमने जो यहां पर एक कुछ स्ट्रक्चर बनाया, क्या बनाया? एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन दिया, एम, यहां पर लिखा एल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? मेटल है। कौन सा मेटल हम यूज करते हैं इसके अंदर? डी ब्लॉक एलिमेंट्स ज्यादा यूज करते हैं। कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट लेक्चर में मैंने इसके बारे में बताया भी था कि डी ब्लॉक एलिमेंट इसमें प्रीडोमिनेंटली कॉम्प्लेक्स बनाते हुए नजर आएंगे। क्या नजर आते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हुए नजर आएंगे। अच्छा,
अगर ये कॉम्प्लेक्स बनाता हुआ डी ब्लॉक एलिमेंट नजर आएगा तो इसको कैसे पहचाने? क्या खासियत है डी ब्लॉक एलिमेंट में कि भाई साहब ये बहुत अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनाता है? एस ब्लॉक क्यों नहीं, पी ब्लॉक क्यों नहीं, सिर्फ डी ब्लॉक ही क्यों, और एफ ब्लॉक ही क्यों, और डी और एफ में भी प्रीडोमिनेंटली कौन सा, डी? ऐसा क्या हो रहा होगा इसके अंदर? चलिए इस पे बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके पीछे दो चीजें हमको ध्यान रखनी है, दो पैरामीटर ध्यान रखने हैं कि क्यों डी ब्लॉक ही। ध्यान रखिएगा, दो पैरामीटर में से पहला पैरामीटर क्या है? पहला पैरामीटर है इसका स्मॉल साइज, कि जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जनरली प्रीडोमिनेंटली अगर हम बात करें तो इनका साइज क्या होता है, स्मॉल। इनका साइज क्या होता है, स्मॉल। ये मेटल्स है, क्या है ये, मेटल्स है, और मेटल में के साथ में भी इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गई वो क्या है, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। दूसरा, इसका जो पोलराइजिंग पावर है, क्या बोला मैंने, पोलराइजिंग पावर, जिसको हम डिनोट करते हैं फी से, इसको कहा जाता है फी। काफी जने इसको फाइव भी पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में रियल प्रोनाउंसिएशन इसका फी है। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब हमारे पास पोलराइजिंग पावर की हम बात कर रहे हैं फाइव, तो इस फी के अंदर हम कैसे चेंजेस, ये क्या चीज है, ये क्या है? ध्यान रखिएगा, ये चार्ज डेंसिटी है। ये क्या है, चार्ज डेंसिटी है। पोलराइजिंग पावर हम पढ़ते हैं किसमें, फजान रूल में। किसमें पढ़ते हैं, फजान रूल, फजान रूल। और ये कौन सा चैप्टर का पार्ट है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। कौन से क्लास, क्लास 11th में ये फजान रूल बताता है। अब कहानी क्या है, कहानी क्या है, देखिए, कहता है कि जितना स्मॉल साइज होगा उतना पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, उतना कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अब कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज से यहां पर क्या लेना देना है? कोवलेंट कैरेक्टर से इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग पैकिंग बननी चालू होगी, यहां पर शेयरिंग होती हुई दिखेगी हमको, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि लेटर हाफ में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड की तरह काम करने लगेंगे। तो ये पूरा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। स्मॉल साइज, polarizing power will be greater, and covalent characteristics will randomly increase by the increment of polarizing power. What is the basic analogy of this? We will try to understand it. देखिए, पोलराइजिंग पावर अगर मैं फी की बात करूं तो ये क्या होता है, ध्यान रखिएगा, चार्ज पर यूनिट रेडियस, चार्ज अपॉन रेडियस। चार्ज कौन सा, चार्ज कौन सा? अगर मैं यहां पर स्मॉल साइज बात कर रहा हूं, मैं डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तो ज्यादातर वो मेटल्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा इसकी, तो यहां पर क्या लिखूंगा, Q के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Q के ऊपर पॉजिटिव, Q मतलब चार्ज, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये क्या है, कैटायन है। ये क्या है, कैटायन है। और ध्यान रखिएगा, कैटायन क्यों लिया हमने, क्योंकि हम डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं और वो ज्यादातर मेटल्स होते हैं। Q डिवाइडेड बाय रेडियस बोला तो R प्लस लेंगे। तो कहने का अर्थ क्या है कि कैटायनिक चार्ज जितना बढ़ेगा, कैटायनिक चार्ज से मतलब क्या है कि अगर मैंने लिख दिया यहां पर Q प्लस प्लस, Q प्लस प्लस का मतलब Q के पावर प्लस 2, एक मैंने लिख दिया Q प्लस 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 मतलब Q के पावर प्लस 3, जैसे एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर प्लस 3, तो देखिए प्लस 3 क्या होता है, प्लस प्लस प्लस। फिर मैंने लिख दिया यहां पर जैसे मान लेता हूं Mg ले लिया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के ऊपर प्लस प्लस कर दिया मतलब Mg प्लस 2, या डी ब्लॉक में लेंगे तो स्कैंडियम प्लस 2, यहां पर ले लूंगा मैं Cr प्लस 3। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों के बारे में बात करूंगा तो ध्यान रखिएगा, Q का चार्ज ज्यादा किसमें होगा, कैटायनिक चार्ज ज्यादा किसमें होगा, इसमें होगा। जितनी ज्यादा कैटायनिक चार्ज होगी साइज उतनी छोटी होगी, साइज उतनी छोटी होगी। ध्यान रखिएगा, जितनी कैटायनिक चार्ज बढ़ेगी साइज उतनी छोटी होती चली जाएगी, और साइज जितनी छोटी होगी इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने की जो प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने की, जितना छोटा साइज होगा न्यूक्लियस इजीली एक्सपोज हो जाएगा, न्यूक्लियस इजीली एक्सपोज होगा और अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचा, क्या बढ़ा भाई साहब, पोलराइजिंग पावर।
पोलराइजिंग पावर बढ़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ा। अब ये इसके साथ में ये अपने शेप को चेंज करेगा। ये जो गोल शेप में दिख रहा था, इसके अंदर शेप में चेंज आएगा। इस शेप के चेंज को ही हम टेम्परिंग कहते हैं। यहां पर टेम्परिंग आएगा साइज में, और जैसे ये साइज में चेंज आया, ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर होता हुआ नजर आएगा, तो कोवलेंसी इंक्रीज होगी, कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होगी। तो पहला चीज कोऑर्डिनेट से ये कोवलेंसी में जाने लग गया, कोऑर्डिनेट कोवलेंट में बनना चालू हो गया। पहली बार स्मॉल साइज है, बुलाएगा इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन जाएगा भी। कहते हैं ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। यहां पर ये बुलाएगा भी और जाएगा भी। क्यों बुला रहा है ये? इसको ये चीज फेवर कर रही है, ये चीज फेवर कर रही है। दूसरी चीज क्या है? एम्प्टी डी ऑर्बिटल। ध्यान रखिएगा, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। और हमने बात भी किया था क्या, कि इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करेगा लेकिन अकोमोडेट कहां करेगा? अकोमोडेट कहां करेगा? मान लेते हैं आपके परिवार में, आपके फैमिली में मान लेते हैं 7 जने हैं। फैमिली में कितने जने हैं? 7 जने। और मान लेते हैं कि 7 जनों के लिए आपने टोटल 2 रूम बनाए हुए हैं, एक में 3 जने और एक में 4 जने, ऐसा बना लिया आपने। ठीक है, बराबर चल रहा है, मजा आ रहा है। अब कहानी क्या हुआ कि आपकी फैमिली है 7 की, लेकिन 3 मेंबर और आ गए बाहर से घूम फिर के, कि चलो गर्मी छुट्टी है, गर्मी छुट्टी में घूमने चलते हैं। बाहर से परिंदे आए और 3 जने आ गए। अब आपके पास तो भाई साहब रूम ही नहीं है, आपके पास तो रूम ही नहीं है, तो अकोमोडेशन कहां दोगे? कहानी गड़बड़ हो जाएगी, कहानी गड़बड़ होगी। यहां पर इसको 4 से 7 करोगे, इसको 5 करोगे, इसको 4 से मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल 5 कर दिया, और इसको 3 से 5 कर दिया। यहां पे 5-5 कह दिया, बराबर रहेंगे, मस्ती में रहेंगे, चिल में रहेंगे। 5-5 बराबर कर दिया। अब 5-5 बराबर तो हो गया, लेकिन ये भाई साहब क्या हुआ कि पहले तो 3 रहते थे, अब 5 हो गए। यहां पे 4 से 1 5 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 से 5 होगा कि हट, दूर हट। रिपल्शन बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ती है तो इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। हमने एक रिलेशन बहुत बार बात किया है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जब जब स्टेबिलिटी कम हुआ मतलब वहां पर एनर्जी ज्यादा है, तो इनस्टेबल कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाएगा। और हमको इनस्टेबल तो चाहिए नहीं, स्टेबल चाहिए भाई। जिंदगी में स्टेबिलिटी मांगता है, ये भी स्टेबल मांगता है। कहा कि अगर आपके पास खाली हो तो आ जाऊं मैं, नहीं तो रहने दो। खाली जगह है तो आ जाऊं, नहीं तो रहने दो, हम होटल में जगह ले लेंगे। तो कहा ठीक है भाई, हमारे पास खाली जगह है, खाली जगह है, हमने अकोमोडेट कर दिया। अब सब चिल में है, ये भी चिल में है, ये भी चिल, ये भी चिल, सब चिल में है। इस चिल को ही कहते हैं कोऑर्डिनेशन, इस चिल कंडीशन को ही कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो यहां पर हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वेलफिल्ड। तो कहने का मतलब है एम्प्टी डी ऑर्बिटल मिल जाता है, कहानी बन जाती है। तो अगर ये 2 कंडीशन आ गए तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो स्टेबल बनेगा, और हमको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ही बनाना चाहिए था। इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट ज्यादा प्रिफर्ड होते हैं, किसमें? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने में। इतनी बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट पैरामीटर पे बात करते हैं। अभी आपने कहा स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी, 3 बार रट दिया स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी। क्या है ये स्टेबिलिटी? और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्टेबिलिटी हम कैसे देखें? क्या कोई रामबाण इलाज? Any panacea to find out what is the stability of the coordination compound? Is there any panacea? Panacea means रामबाण। कैसे निकाले रामबाण? तो देखिए, रामबाण निकालने का तरीका ढूंढते हैं। देखिए, हमने कहा कि हमको बताओ भाई स्टेबिलिटी, जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए, कंपाउंड्स को भी चाहिए, ऐसे फ्री में थोड़ी काम करेंगे, स्टेबल चाहिए स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या किया इन्होंने? कहा कि भाई साहब एक काम करो,
एक काम करो, मेटल लो, मेटल को हमने किससे डिनोट किया? एम से, और कहा कि n टाइम्स ऑफ m लेके आ जाओ, या फिर n टाइम्स ना एक m लेके आ जाओ, और कहा कि n टाइम्स ऑफ लिगेंड लेके आ जाओ। क्या किया हमने? m मेटल, एक लिगेंड कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है तो सारे नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागते हैं। रूल है दुनिया का, ये भी फॉलो कर रहे हैं। मेटल्स भी समझदार हैं। कैसे समझदार है देखिए, तो यहां से बन जाता है हमारे पास Ml और N, लिख दिया मैंने Ml और N, और इसको डाल दिया भाई साहब ब्रैकेट में, इसको डाल दिया ब्रैकेट में। ये अब बन गया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये बन गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कहानी क्या है समझिए, अगर थोड़ा सा कंडीशन बढ़ा दें, टेम्परेचर वगैरह बढ़ा दें, तो ये रिवर्सिबल भी पॉसिबल हो सकता है, ये रिवर्सिबल भी पॉसिबल हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ा दे, कंडीशंस चेंज कर दे, एसिडिटी बढ़ा दे, रिवर्स हो जाएगा। तो इसके लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम लिखने की कोशिश करूं, इसके लिए मैं अगर इक्विलिब्रियम लिखने की कोशिश करूं, तो ध्यान रखिएगा इसका इक्विलिब्रियम कैसे लिखेंगे हम? Ks से। इक्विलिब्रियम कैसे लिखेंगे? Ks से, या फिर Kf से। या तो Ks लिखेंगे मतलब स्टेबिलिटी कांस्टेंट, Kf से लिखेंगे मतलब फॉर्मेशन कांस्टेंट। इसको कहते हैं फॉर्मेशन, इसको कहते हैं फॉर्मेशन, और इसको कहते हैं स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। एक ही बात है, एक ही बात है कि अगर कोई चीज फॉर्म हो रही है, मतलब क्यों फॉर्म हो रही है? क्योंकि वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। अगर स्टेबिलिटी इसके अंदर नहीं होती तो ये फॉर्म होता ही नहीं, पहली बात। तो दोनों चीज इंटरलिंक्ड है, एक ही बात है। तो अगर मैं इसके लिए Ks लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? Ks या फिर Kf इजिकल्स टू क्या लिखूंगा? ध्यान रखिएगा, हमेशा मैंने आपको बताया कि जो चीज राइट हैंड साइड में होती है हम उसको ऊपर पहले लिखते हैं, और जो चीज हमारे पास रिएक्टेंट में है उसको बाद में डिनोमिनेटर में लिखते हैं, जब भी हम इक्विलिब्रियम लिख रहे हो। तो मैंने लिखा MlN। स्टोइचियोमेट्री कितनी है इसकी? 1, तो रेज टू द पावर क्या लिख देंगे? 1। यहां पर स्टोइचियोमेट्री 1 है, ठीक है ये बात। यहां पर स्टोइचियोमेट्री कितनी है इसकी? n है, तो L पावर n। इसकी स्टोइचियोमेट्री कितनी है? 1, तो n की पावर 1। इसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट। कहने का अर्थ क्या है, अगर यहां से ध्यान से देखो आप, तो Ks इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MlN। मतलब जितना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा इसके फॉर्म होने का, उतना स्टेबल कंपाउंड होगा। अगर ये स्टेबल नहीं होता तो ये बनता ही नहीं, प्रोडक्ट बनता ही नहीं, ये रिएक्टेंट तक ही रह जाता। कहने का अर्थ यही है। अब अगर मैं इसका उल्टा लिखूं, उल्टा देखना, इसका उल्टा लिखता हूं, ये हो गया स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब मैंने लिख दिया KD। क्या लिख दिया मैंने? KD, डिसोसिएशन कांस्टेंट, या इसी को कह दो KIS, इनस्टेबल, या फिर अनस्टेबल भी हम इसको कह देते हैं US, अनस्टेबल। तो ये कैसे लिखेंगे? डिसोसिएट होने का मतलब क्या है कि ये इस फॉर्म में आना चाहेगा ही नहीं, ये इसी फॉर्म में रहना चाहेगा, इसी फॉर्म में। तो कहने का अर्थ है कि अगर इसी फॉर्म में रहना चाहता है तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा। मतलब क्या है कि ये इस फॉर्म में रहना अगर पसंद करता है तो हमारे पास इसको लिखेंगे कैसे? इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे इसका। कैसे रिवर्स करोगे? L ऑफ N ऊपर लिखोगे M1, और नीचे लिख लोगे ML और N। ये उल्टा हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है, अगर दोनों को ध्यान से देखो, दोनों को ध्यान से देखो, कि यहां पर Ks इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MlN, प्रोडक्ट पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है मतलब स्टेबल बन रहा है। और यहां पर ध्यान देखो तो Kd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन आ गया। क्या आ गया? इनिशियल। इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब ये अपने पहले फॉर्म में ही रहना पसंद करेगा। अब अगर ये पहले फॉर्म में ही रहना पसंद करेगा तो ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा ही नहीं। रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा मतलब क्या है कि प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो इनस्टेबल है, अनस्टेबल है, इनकेपेबल है। तो कहने का मतलब है रिएक्शन आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा ही नहीं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा ही नहीं। ये अगर हुआ तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, ये अगर हुआ तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगा। यही चीज को हम देख करके बता देते हैं
कि क्या कोई कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा या इनस्टेबल होगा। स्टेबल होता है तो उसको परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। और अगर इनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसको इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इन्हीं सब चीज के बारे में अब थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब इससे आगे बात कर लेते हैं कि कैसे और क्या पता करके हम बता सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कैसा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी लिखा हमने, ऑन द, थोड़ा सा मैं इस मार्कर को इंक पिला देता हूं, 1 मिनट का वेट करिए। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी हम कॉम्प्लेक्सेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहा जाता है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और एक को कहा जाता है इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। एक को कहा जाता है परफेक्ट, दूसरे को कहा जाता है इम्परफेक्ट। ध्यान रखेंगे यहां पर स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा होगी, यहां पर Ks की वैल्यू डिक्रीज होगी। पहली बात Ks के बेसिस पे या Kf के बेसिस पे अगर हम बात करें, देखिए पहली चीज क्या है, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स वो होगा द कॉम्प्लेक्स विच इज more stable in its configuration। कहने का अर्थ क्या है कि मोर स्टेबल से मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। क्या बोला मैंने? रिपीट, कि अगर कॉम्प्लेक्स स्टेबल है तो वो अपने इंडिविजुअल आयन में, जब हम उसको पानी के अंदर डालते हैं तो वो ब्रेक जल्दी नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, डिसोसिएशन doesn't takes place। अगर डिसोसिएशन नहीं हो रहा तो ये अपने आप में स्टेबल है, और कोई चीज स्टेबल है तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगी। कॉम्प्लेक्स कहलाएगी इसीलिए हमने उसका नाम दे दिया परफेक्ट, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। तीसरी चीज क्या ध्यान रखनी है हमको, कि अगर डिसोसिएशन नहीं होता है तो क्या होगा, इसका कोई पीपीटी नहीं बनेगा। नो प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, पीपीटी नहीं बनेगा। जब तक आयंस में ब्रेक नहीं होंगे तो इंडिविजुअल टेस्ट नहीं देंगे, और इंडिविजुअल टेस्ट नहीं देंगे तो वहां पर कोई भी चीज प्रेसिपिटेट नाम का कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। जब हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो काफी जगह पे पीपीटीज बनते हैं, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, वॉयलेट कलर, व्हाइट कलर के पीपीटीज, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। यहां पर कोई प्रेसिपिटेट अगर नहीं बनता है तो मतलब यहां पर फ्री रेडिकल्स नहीं है। फ्री रेडिकल्स नहीं है इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स जो है वो परफेक्ट है। क्या है वो? परफेक्ट है। दूसरी चीज, अब देखिए इसी चीज का रिवर्स कर दूं मैं तो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या होंगे? द कॉम्प्लेक्सेस विच आर लेस स्टेबल, द कॉम्प्लेक्सेस विच आर लेस स्टेबल। और लेस स्टेबल कौन होगा? जिसका Ks क्या होगा? कम। और स्टेबल कौन होगा? जिसका Ks क्या होगा? ज्यादा। Ks क्या होगा? ज्यादा। दूसरी चीज, डिसोसिएशन इसके अंदर होगा, डिसोसिएशन विल टेक प्लेस, डिसोसिएशन विल टेक प्लेस। एंड थर्ड पॉइंट, यहां पे अगर डिसोसिएशन होगा तो आयंस बनेंगे, आयंस बनेंगे तो वो रिएक्शन देंगे, रिएक्शन देंगे तो प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। अभी इसका एग्जांपल लेंगे, सब समझ में आ जाएगा। प्रेसिपिटेट विल फॉर्म।
इतनी सी बात जल्दी से आप नोट कर लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स हमें पता चल गया कि पीपीटी बने तो हम कह देंगे कि इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, मतलब लेस स्टेबल है। अगर पीपीटी नहीं बने तो हम कहेंगे परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, परफेक्शन ज्यादा है। क्या इसको कोई एग्जाम्पल से समझा जा सकता है क्या? चलिए समझते हैं, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। और क्या, किस पैरामीटर पे हमारा जो स्टेबिलिटी है, या फिर परफेक्ट और इम्परफेक्ट में अगर मेरे को एक ब्रिजिंग बनानी हो, एक छोटा सा पॉइंट बताना हो कि किस पे पता चल जाए कि ये परफेक्ट हो जाएगा या इम्परफेक्ट हो जाएगा, एक छोटा सा पॉइंट जिससे पता चल जाए। ध्यान रखिएगा, देखिए मैंने एक क्या कर लिया, एक एग्जांपल ले लिया। जैसे लिखा मैंने एजी, और यहां पे लिख देता हूं मैं NH3 होल टॉइस, और इसके ऊपर मैंने बना दिया पॉजिटिव चार्ज। लिख लिया AgNH3 होल ट्वाइस और पॉजिटिव चार्ज बना दिया। अब मैंने क्या किया, ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने कहा परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है, कैसे पता करें? तो ध्यान रखिएगा, परफेक्ट और इम्परफेक्ट में बहुत छोटा सा ब्रिज होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। कभी कभी पता चलेगा, कभी नहीं भी पता चलेगा। लेकिन अगर नहीं पता चले तो कैसे पता किया जा सकता है? कैसे, देखिए, तो सबसे पहले मैंने यहां पर क्या किया, KBr ले लिया, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। फिर लिखा मैंने KBr, इसमें लिख दिया मैंने एक्सेस, मतलब क्वांटिटी मैंने इंक्रीज कर दी, और यहां पर मैंने लिख दिया Ki। क्या लिख दिया? Ki, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। क्या है ये? पोटेशियम आयोडाइड। तीन चीजें ले ली, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, क्वांटिटी कम, क्वांटिटी बढ़ा दिया, क्वांटिटी नॉमिनल। अब क्वांटिटी कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, क्वांटिटी कम और ज्यादा, मतलब इसका किससे रिलेशन है? क्वांटिटी अगर वेराई कर रहे हैं, इसका मतलब इसका रिलेशन किससे है? ध्यान रखिएगा, इसका रिलेशन है कंसंट्रेशन से। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, कम ज्यादा क्वांटिटी कर रहे हैं, मतलब इसके कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं या कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि अगर कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा? क्या जो परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा ब्रिज है कि हमको पता कर ले एग्जैक्ट कि भाई साहब ये इम्परफेक्ट तो है, क्या ये पीपीटी दे सकता है? तो अगर मैंने क्वांटिटी ज्यादा मिला दी तो वो पीपीटी दे देगा। क्वांटिटी का पता थोड़ी चलता मिलाते समय कि भाई साहब हमने कम मिलाया या ज्यादा मिलाया, पता थोड़ी चलता। तो इसको कैसे पता करें? बहुत छोटा सा डिफरेंस है परफेक्ट और इम्परफेक्ट में, वही मुझे पता करना है। तो कैसे पता करें? तो ध्यान रखिएगा, उसको पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है, कंसंट्रेशन, और दूसरा नेचर, दूसरा नेचर। तो कहने का मतलब क्या है कि परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स जो है बनाने में, उसका कंसंट्रेशन देख लो और उसका नेचर देख लो, ठीक है। कंसंट्रेशन अगर कम है तो क्या होगा, और उसको थोड़ा सा बढ़ा दे तो क्या होगा? ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग चीजें हैं। अब देखिए, अगर मैंने KBr नॉमिनल कंडीशन में लिया तो यहां पर कोई भी पीपीटी नहीं बनेगा, नो पीपीटी, नो प्रेसिपिटेट। तो नो प्रेसिपिटेट देखते ही हम इसको क्या कह देंगे? इसको कह देंगे परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। KBr को कह देंगे, KBr के साथ में ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है भाई। अब अगर मैंने KBr एक्सेस में थोड़ा बढ़ा दिया, क्वांटिटी, क्वांटिटी को मैंने बढ़ाना चालू किया, क्वांटिटी बढ़ाना मतलब कंसंट्रेशन को मैंने बढ़ाया, कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ाया तो यहां पर भाई साहब हमारे पास बन गया AgBr, और इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट हमको मिल गया AgBr। फोटोग्राफिक प्लेट में यूज करते हैं हम इसको, फोटोग्राफिक प्लेट में, ब्लैक एंड व्हाइट। तो यहां पर पीपीटी बन गया, और यहां पर पहले से ही हमारे पास बन जाएगा AgI, जिसका कलर क्या होता है? येलो, येलो कलर का पीपीटी थोड़ा सा ही क्वांटिटी में बन गया, मतलब इसके अंदर
प्रेफरेबल था यह रिएक्शन, प्रेफरेबल था मतलब इसके नेचर पे डिपेंड कर रहा है, ये ज्यादा आयनिक है, ज्यादा आयनिक है। आई माइनस, आई माइनस लार्ज साइज है, और लार्ज एनायन जो होते हैं, लार्ज एनायन जो होते हैं उसमें पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, पोलराइजेबिलिटी फजान रूल के अकॉर्डिंग, तो इसके अंदर कोवेलेंसी ज्यादा बनेगी, जल्दी इसे रिएक्शन देगा ये, फास्ट। तो इसलिए यहां पर AgI कम क्वांटिटी में भी बन गया, इसमें क्वांटिटी बढ़ानी पड़ी तब जाकर के बना। मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन पे हमारा डिपेंड करता है क्या, परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले ऑन विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स द परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स, तो आप कहेंगे पहला तो कंसंट्रेशन और दूसरा उसके नेचर पे। इन्हीं दोनों पैरामीटर के बेसिस पे हम बता पाएंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रूम के अंदर गर्मी बहुत है, बट वीडियो बनाना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, गर्मी तो आती जाती रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेरे अंदाज से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये तो बात हो गई परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात। अब समझते हैं कि कैसे हम बताएंगे कॉम्प्लेक्स को, हाउ टू represent a coordination complex. How to represent a coordination complex? तो कैसे बताते हैं, ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और फिर इससे सब कुछ समझ लेते हैं। मैंने लिखा, सबसे पहला एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया था, K4 ब्रैकेट में डाला FeCN6, ये लिख दिया हमने, K4 FeCN6। अब कैसे पता करें कि कौन लिगेंड है, कौन इसमें से सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, इसमें काउंटर आयन कौन है, या फिर आयोनाइजेशन स्फीयर क्या है, कैसे पता करें? देखिए, सबसे पहली बात, ये जो बाहर के साइड में आपको दिखेगा, इस बॉक्स के साइड में बाहर, यहां पर चाहे यहां पर कहीं पर भी अगर कोई चीज लिखी हुई मिले तो इसको कहा जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर, इसको कहा जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर, या इसी को कहा जाता है काउंटर आयन। क्या कहा जाता है इसको? काउंटर आयन। जो ये बॉक्स के बाहर लिखा होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, ये जो चीज आपको दिख रही है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है? डी ब्लॉक। ये है हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट। इस डी ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? CMI या CMA। CMI CMA मतलब सेंट्रल मेटल आयन और एटम। सेंट्रल मेटल आयन या एटम कहते हैं। फिर ये जो चीज आपको दिख रही है CN, ये क्या है? ये कहलाता है लीगेंड। ये क्या है? लीगेंड है। ठीक है। ये जो 6 नंबर यहां पे लिखा हुआ दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे हम? ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कहीं कहीं पर ये अलग अलग हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर अलग अलग लीगेंड आएगा तो ध्यान रखिएगा। कहां पर क्या वेरिएशन होंगे वो सब कुछ बताएंगे धीरे धीरे धीरे, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे पूरा ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आपका छप जाएगा, पूरी कार्बन कॉपी आपके दिमाग में नाचने लगेगी इसके। ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ये बात हो गई इसके बारे में। अच्छा,
अब कहानी आती है कि एक चीज हमको यहां पर नोट में लिखना है। क्या लिखना है यहां पर? नोट में। क्या नोट में लिखना है? कि कभी भी लाइफ में कभी भी जब भी आपको प्रायोरिटी देने की बात आएगी, कि ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स लिख के दे दिया आपको, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो चीज पहले लिखी होती है यहां पर देखिए बाहर, हमेशा हमको कैटायन को प्रायोरिटी देनी है। कैटायन विल बी गिवन द प्रेफरेंस। कैटायन को हमेशा प्रेफरेंस मिलेगा और एनायन को लास्ट प्रेफरेंस। एनायन को लास्ट प्रेफरेंस मिलता है। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर आपको जो चीज दिख रही है पोटेशियम, आपको पता है पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये कैटायन है। यहां पर काउंटर आयन कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा रिवर्स करके ऐसा लिख दूं, तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं। देखिए जैसे मैंने लिख दिया NiCO4 Cl2 और यहां पे लिख दिया Cl2। ठीक है, लिख दिया हमने। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर आगे की तरफ कुछ नहीं लिखा है, आगे की तरफ काउंटर आयन नहीं है, यहां पर पीछे की तरफ काउंटर आयन है। ये काउंटर आयन कह दो या फिर आप आयोनाइजेशन स्फीयर भी इसको कह सकते हैं। तो यहां पे ये जो काउंटर आयन है Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब ये एनायन है। ये क्या है? एनायन है, ध्यान रखिएगा। ये कैटायन है काउंटर आयन, ये एनायन है काउंटर आयन। ये दोनों के अंदर फर्क है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? इतना जल्दी से नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, हमको समझ में आ गया कि आयनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन किसको कहते हैं। हमने समझ लिया कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, हमने समझ लिया लिगेंड क्या है, हमने समझ लिया कि सेंट्रल मेटल आयन इसमें क्या है। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर हमने समझा। इन सब के बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड के बारे में डिटेलिंग की जाएगी इंडिविजुअली। समझते हैं इसको धीरे धीरे आगे। चलिए इसको मिटाता हूं मैं। अब देखिए हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेसिस पे कॉम्प्लेक्स को डिफरेंशिएट कीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। चार्ज के बेसिस पे हम कॉम्प्लेक्सेस को डिवाइड करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला चार्ज के बेसिस पे हो जाता है हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स। दूसरा हो जाता है हमारे पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तीसरा हमारे पास हो जाता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। चार्ज के बेसिस पे किसके ऊपर चार्ज? कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज। जो स्क्वायर बॉक्स में लिखा हुआ उसके ऊपर क्या चार्ज है, उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि क्या ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्या ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्या ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो देखिए एनायनिक का मतलब क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, वो कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। जिस भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, और जिसके ऊपर जीरो चार्ज होगा उसको हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। चलिए एक एक करके इन सब का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया, एग्जांपल लिया एनायनिक कॉम्प्लेक्स का, ध्यान रखिएगा, देखते हैं। मैंने लिखा
जैसे मैंने लिख दिया K4, सबसे बढ़िया एग्जांपल जो अभी हमने लिया, K4 FeCN6 ले लिया। अब मैंने क्या किया, इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, मतलब पानी में मिला दिया। पानी में मिलाने के बाद ये टूटेंगे। जब ये टूटेंगे तो क्या बनेगा, 4 टाइम्स ऑफ K प्लस FeCN6, क्योंकि हमको मतलब सिर्फ किससे, इससे कॉम्प्लेक्स से, मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट में CN6। अब मेरे को एक बात बताओ, अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, डिसोसिएट किया हमने, तो अगर इसके ऊपर पोटेशियम के कारण +4 आ रहा है, +4, तो इसके ऊपर कितना चार्ज डालोगे तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए, अगर ये +4 है तो यहां पर क्या होना चाहिए, -4, तभी ओवरऑल 0 होगा। तो इसके ऊपर हमने क्या डाल दिया, -4। तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो FeCN6 ये कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इसके ऊपर चार्ज आपको क्या दिख रहा है, माइनस का दिख रहा है, माइनस का चार्ज दिख रहा है, मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हुआ, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ये बात आप समझ गए होंगे। दूसरा एग्जांपल इसका लेते हैं, मैंने लिख दिया PT NH3 4 Cl2 ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब जब इसको ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक होगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे PT NH3 4 Cl2। अब यहां पे 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन के कारण क्या आएगा, -2। यहां पर क्या, इसके कारण क्या आएगा, -2, प्लस का 2 ट्वाइस ऑफ Cl माइनस आएगा। तो अगर इसके ऊपर -2 है तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए, +2, तभी तो ओवरऑल 0 होगा। तो यहां पर प्लस चार्ज आ गया, मतलब ये कौन सा हो गया, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब थर्ड आते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल मतलब जिसमें कोई भी काउंटर आयन नहीं होगा। इसमें काउंटर आयन था, इसमें भी काउंटर आयन था, तो हमने जैसे ही ब्रेक किया इसके ऊपर चार्ज बन गया कॉम्प्लेक्स के ऊपर। अब कोई चार्ज ना हो तो, जैसे NiCO4, देखिए यहां पर कोई भी काउंटर आयन नहीं है, और ये जो दिख रहा है आपको CO, इसको कहा जाता है कार्बोनिल कंपाउंड, इसको कहा जाता है कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहा जाता है इसको, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो बेसिकली ये क्या होता है, न्यूट्रल ग्रुप होते हैं। न्यूट्रल मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो मतलब इसके कारण इसके पास क्या होगा, 0, यहां पर 0, तो ओवरऑल भी क्या हो जाएगा, 0। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, मतलब ये किसका एग्जांपल हो गया, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो एक हमने देखा एनायनिक कॉम्प्लेक्स, मतलब जिस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, सिर्फ कॉम्प्लेक्स, काउंटर आयन नहीं देख रहा हूं मैं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जिसके ऊपर क्या चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो। और न्यूट्रल मतलब जिसके ऊपर ओवरऑल 0 चार्ज हो, उसको हम क्या कह देंगे, न्यूट्रल, कैटायनिक एंड एनायनिक रेस्पेक्टिवली, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेसिस पे। फिर अगला आ जाएगा लिगेंड के बेसिस पे। लेकिन उससे पहले हमको 2-3 चीजें और जाननी है। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, मैं इसको रब कर दूंगा। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब निकालना सीखते हैं कि भाई साहब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, क्योंकि यहां पर काफी जगह पे इंपॉर्टेंट होगा। कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर हम चार्ज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट। तो सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट हमको किसका फाइंड करना है, ध्यान रखिएगा, ऑफ सेंट्रल मेटल आयन और एटम। हमको इसी से मतलब है, कोऑर्डिनेशन का नॉमेनक्लेचर में हमको मतलब है सिर्फ किससे, सेंट्रल मेटल एटम। उसके अलावा जो भी होंगे उसके चार्ज हमको पहले से ही पता होना चाहिए, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं इस चीज को समझने के लिए, और कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट इज CO
NH3 5 CO3 एंड देन Cl। ये एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमको दे रखे हैं। इसके हमको क्या फाइंड करना है, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल एलिमेंट पहले चेक करना है। सेंट्रल मेटल आयन हमको पता है कोबाल्ट जो है एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो यही हमारा सेंट्रल एलिमेंट। यहां पर कोबाल्ट लिखा है मतलब यही है, तो हमने इसको क्या मान लिया, X। अब दोनों में से कोई सा मेथड यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। मैं भी अप्लाई कर लेता हूं। यहां पर मैंने इसको X मान लिया। ये जो एमाइन होता है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, ये जीरो। वाटर के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता है, ये भी जीरो होता है। Cl के ऊपर होता है -1। ये हमको याद होने चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक लिस्ट बना के दूंगा भी लेटर हाफ में कि कौन कौन से जो लिगेंड है उसके ऊपर कौन कौन से चार्ज होंगे। जब हम लिगेंड के बारे में बात करेंगे और उसमें स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, एम्बीडेंटेड, फ्लेक्सीडेंटेड, इन सब के बारे में जब जानेंगे तब मैं वहां पर उसका चार्ज भी बताऊंगा आपको। अभी के लिए हम सीख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है। तो ये न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, इसके ऊपर -1 ले लेते हैं। यहां पे लिखा X क्योंकि एक ही है। अमोनिया कितने हैं, 4, तो क्या लिखूंगा 4, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0, 4 इंटू 0। वाटर कितना है, सिर्फ एक ही, तो 0 इंटू 1, मतलब एक एटम और उसके ऊपर चार्ज क्या है, 0। चार्ज को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, प्लस एक ही हमारे पास क्लोरीन और उसके पास होता है -1, ठीक है। अब यहां पर ये जो बाहर वाला है इसको भी फिर प्लस में लिखूंगा मैं, ऐसे नहीं कि इसी में लिख दिया आपने, अलग अलग लिखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। 2 इंटू -1, और ओवरऑल चार्ज में अगर मैं बात करूं तो क्या है, 0। आप इसको अलग करके भी कर सकते हैं, साथ में लेकर के भी कर सकते हैं। तो मैंने X 4 इंटू 0 कितना हो गया, 0, 0 इंटू 1 क्या हो गया, 0, 1 इंटू -1, 2 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया, सॉरी यहां पर होगा 2 इंटू -1 -2। तो x -3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू +3। यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +3, पहली बात। दूसरा, यहां पर सेम टू सेम अमोनिया का चार्ज 0, और ये CO3 लिखा है, ये कार्बोनेट है, और हमको पता है कार्बोनेट के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2, और क्लोरीन के ऊपर पता ही है -1 होता है। तो ले लेते हैं जल्दी से, इसको मैंने मान लिया X, ये कोबाल्ट है। C कैपिटल O स्मॉल मींस कोबाल्ट, C कैपिटल O भी कैपिटल मतलब कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड का जो चार्ज होता है वो होता है 0। ये भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन क्योंकि ये H2CO3 से बना हुआ कार्बोनिक एसिड से, इसलिए यहां पर -2 बनेगा। इस तरीके से होता है H2CO3। तो जब इसको ब्रेक करते हैं वाटर में तो यहां पर बनता है ट्वाइस ऑफ H+, और CO3 के ऊपर बनता है -2। यहां से हम कार्बोनेट बनाते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा यहां पर X, फिर 5 इंटू 0 प्लस एक ही कार्बोनेट है तो -2 इंटू 1, -2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ले लिया X प्लस 0 -2 -1 इक्वल टू 0, मतलब X इज इक्वल टू +3। यहां पर भी +3 आया, और ज्यादातर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही पाया जाता है। तो ये हो गए दो क्वेश्चन। आप मेरे अंदाज से आपने सीख लिया होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है। मैं कुछ आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूं, उस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे और आज के सेशन को हम फाइनली वाइंड अप करेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं होमवर्क दे देता हूं आपको। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूं ताकि आप इस टॉपिक पे पूरा कमांड बना लें। मैंने दे दिया आपको होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क C K3
AlC2O4। आपको पता करना है कि C2O4 के ऊपर कौन सा आयन होता है, कौन सा चार्ज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये H2C2O4 से बना हुआ है। आपको पता करना है कि H2C2O4 क्या होता है। यहां पे लिखा हमने K3, फिर लिखा Cr मतलब क्रोमियम, C2O4 और ये भी कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक, फिर लिखेंगे हम E। E हो गया NiCO4 और एक और दे देते हैं F। इसमें है FeNH3 होल ट्वाइस, NH3 होल 5 टाइम्स, CO3 एंड देन Cl। एक और क्वेश्चन दे देते हैं G। FeNH3 होल ट्वाइस, CN4 माइनस। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं। मैं अंदाज से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। आज हमने जाना कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, और क्या डिफरेंस होता है न्यूक्लियोफाइल में, बेस के अंदर, लिगेंड के अंदर, और डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे हमने बात करी आज। अब जब अपकमिंग लेक्चर्स, जब ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, दैट मीन्स वी विल कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, आफ्टर विच we are planning to implicate certain things which we can turn as important questions from examination point of view, whether it is a competitive examination or CBSE based examination। तो हम क्या करेंगे, IIT में एडवांस में क्या क्वेश्चंस आए हुए इस चैप्टर से, IIT मेन में क्या क्वेश्चन आए हुए, नीट के अंदर क्या क्वेश्चन आए हुए, NCERT एग्जाम्पलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड NCERT क्वेश्चंस, ताकि हमको इस चैप्टर के ऊपर पूरा कमांड मिल जाए। ये हमारा थीम रहेगा और यही इस जो हमारा फेवरेट चैनल है केमिस्ट्री गुरुकुल, कूल बना देना है पूरे चैप्टर को, ठंडा ठंडा कूल कूल करके केमिस्ट्री गुरुकुल को आगे बढ़ाएंगे और खुद के अंदर भी कूलिंग इफेक्ट लेके आएंगे। व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड इनफ, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, एवरीथिंग विल सीम टू बी कूलिंग इफेक्ट टू यू। So it's very important to stay cool, composed, and energetic. Thank you. Thank you for joining. Have a great day.